गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। मैं राम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? गर्मी बहुत है, संभल के पढ़िएगा, ठीक है। और प्रारंभ करते हैं आज की देखिए इस क्लास में। और प्यारे अभ्यर्थियों, ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं पर आधारित और इनमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लेकर के आते हैं। इस क्लास में मैं समझता हूं कि आप लोगों की उपस्थिति 100% होती है, रोजाना आप सभी लोग आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे अभ्यर्थी जो नए हों और जो पहली बार जो मेरी क्लास को देख रहे हों, इन सभी PYQs को आप लास्ट में मैं आपको समय देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको कम से कम नोट किया करिए। एक नोट्स प्रॉपर अगर रहेगा आपके पास में, आप यकीन मानिए इसका लाभ, इसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा अपने विभिन्न परीक्षाओं में। जब आप बैठेंगे परीक्षा हाल में, जब आप उन प्रश्नों को देख रहे होंगे, तो इस क्लास में वाकई यकीन मानिए आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न भर्तियों पर विचार विमर्श जो चल रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छी संख्या में भर्तियां जो निकलेंगी और उनको लेकर के हमें पहले से अवेयर रहना, पहले से तैयार रहना, ठीक है। जब भी कोई भी परीक्षा है, ज़रूरी नहीं कि जब आप पेपर आ जाए, सर पे एडमिट कार्ड आ जाए तभी पढ़ो, पहले से भी पढ़ सकते हैं हम लोग। पहले से अपनी तैयारी में धार होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस सन में काबुल पर कब्जा किया? 1501, 1502, 1503 या फिर 1504? प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें बाबर की, तो देखिए उज्बेकिस्तान के फरगना का शासक था आपका बाबर। 1526 में आपको पता होगा कि इसने भारत में आकर के इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। ये बाबर जब बात करें तो ये जब बाबर समरकंद का शासक बना, उस समय बहुत समय तक भटकने के बाद में बाबर ने आपके 1504 में काबुल पर कब्जा किया, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो 1504 में बाबर ने क्या किया? काबुल पर कब्जा किया। यहाँ तक क्लियर हुआ। 1530 में आपको पता होगा कि बाबर की मृत्यु हुई थी और बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं उसका अगला उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों की बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? SSC GD 2019 ने इसे पूछा है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, T कृष्णामाचारी ने कहा था, या फिर आचार्य विनोबा भावे ने कहा था? किसने कहा था बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर? और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो सही उत्तर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि हमारे कारखाने और जो बांध हैं ये धर्मनिरपेक्ष भारत के नए मंदिर हैं। समेकित विकास के लिए बांधों को पंडित नेहरू द्वारा अति महत्वपूर्ण बताया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए बांध है जिससे हमारी क्या होगी कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। अगर सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी तो खाद्यान्न उत्पन्न होगा, और खाद्यान्न उत्पन्न होगा तो भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याएं दूर होगी। साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चले प्यारे अभ्यर्थियों, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? CHSL 2021 में पूछा गया है कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, राज्यसभा हर दूसरे साल में भंग होती है, या फिर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है? निम्न में से प्यारे अभ्यर्थियों कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद का प्रावधान किया गया। उसमें यह कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनी होगी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है प्यारे अभ्यर्थियों, ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा कभी न भंग होने वाला एक सदन है। राज्यसभा कभी भंग न होने वाला एक
एक सदन है। तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही होगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है प्यारे अभ्यर्थियों। इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 6 वर्ष के अंतराल में या कुछ समय विशेष निश्चित समय अंतराल के साथ क्या होते हैं कि मतलब कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। इस तरीके से जो राज्यसभा है आपकी, ये राज्यसभा कभी भंग न होने वाला एक सदन है। जबकि प्यारे अभ्यर्थियों बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को हर 5 वर्ष में क्या होती है, एक बार हर 5 वर्ष में रिन्यू होती है। ठीक है, जैसे हाल ही में अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो नई लोकसभा का गठन होगा और नई लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चल लें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था आपका, ये प्यारे अभ्यर्थियों आपका 1951 में किया गया, 1951 में किया गया ये। तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 1951 सही उत्तर होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए 1951 में आपके पहले भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। साथ ही साथ इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध, साथ ही साथ कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं सूची में स्थान प्रदान किया गया था। ठीक है, जो पहला संविधान का संशोधन हुआ था इसमें क्या किया गया था कि कानून की रक्षा को लेकर के संपत्ति अधिग्रहण जैसे मामले, साथ ही साथ भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए जो कानून थे, इन कानूनों को 9वीं सूची में क्या किया गया था, स्थान प्रदान किया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने कि काला सोना क्या है। ग्रुप डी 2016 में पूछा गया था कि काला सोना क्या है। अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला या फिर कार्बन। और प्यारे अभ्यर्थियों देखिए बात करें काला सोना क्या है, तो काला सोना कहलाता है आपका पेट्रोल। ठीक है, काला सोना कहलाता है आपका पेट्रोल। पेट्रोल की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। 1 मिनट, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। यानी कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के इतिहास के बारे में अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, पेट्रोलियम के इतिहास के बारे में, तो पेट्रोलियम का जो इतिहास है प्यारे अभ्यर्थियों, तो टर्सरी युग की जो जलज औषधि शैलें हैं उनका चट्टानी तेल होता है आपका। ठीक है, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सऊदी अरब है, चीन है, आपका ईरान हो गया, रूस हो गया, ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें जो परिवहन तंत्र होता है, ये परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है आपका परिवहन तंत्र। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि मीठी क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों शहद। शहद से मतलब कि शहद से संबंधित है आपकी मीठी क्रांति प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो मीठी क्रांति आपके शहद से संबंधित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए शहद के उत्पाद की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय में विशेष तरीके से एक इजाफा करना, किसानों की आय में विशेष इजाफा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी मीठी क्रांति किसके साथ संबंधित है, शहद के साथ। अन्य क्रांतियों की बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों, अन्य क्रांतियों की भी अगर बात करें तो देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे अन्य क्रांतियों में गुलाबी क्रांति है, प्याज और झींगा मछली से संबंधित है आपकी। रजत क्रांति जो है आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न से संबंधित है। भूरी क्रांति आपकी चमड़ा और कोको से संबंधित है। पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि प्याज की विशेष महक किस कारण से होती है। लोअर पीसीएस 2018 में पूछा गया। मिट्टी की दुर्गंध के कारण, शर्करा की वजह से, संचित कार्बोहाइड्रेट से, या फिर सल्फर के यौगिकों के कारण। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा आपके सल्फर यौगिकों की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में विशेष प्रकार की एक महक यानी दुर्गंध होती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करेंगे तो देखिए सल्फर जो है ना, तो सल्फर आपके ऑक्सीजन परिवार का एक तत्व होता है। ठीक है, जीवों के शरीर में यह जो है तो जीवों के शरीर में यह प्रोटीन की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्याज तथा लहसुन में जो है तो यह विशेष तरीके से पाया जाता है। और इसके विशेष महक के कारणों की अगर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो विशेष महक का कारण होता है कि प्याज और लहसुन में आपके सल्फर यौगिक की उपस्थिति होती है, जिससे प्याज और लहसुन में विशेष प्रकार की एक महक यानी दुर्गंध होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। UDLD 2016 में पूछा गया इसे। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ, ट्रॉनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। कौन सही सुमेलित नहीं है।
कौन सही सुमेलित नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर करिएगा आप लोग। तो देखिए बायोटेक्निकल पार्क जो है वो तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका लखनऊ में, मतलब ये तो सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर की बात करेंगे तो प्लास्टिक सिटी कानपुर और जौनपुर में है, बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो उन्नाव में है, मतलब उन्नाव में एक बंथरा क्षेत्र है, बंथरा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ट्रोनिका जो सिटी है ये आपके नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में। प्यारे अभ्यर्थियों आईटी और आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की जो स्थापना थी वो आपके गाजियाबाद में की गई, ठीक है। प्लास्टिक उद्योग आपके कानपुर और जौनपुर से क्षेत्र से संबंधित है। तो वहीं आपका जो लेदर जो उद्योग है यानी कि लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क है चमड़े से संबंधित, तो ये प्यारे अभ्यर्थियों आपका उन्नाव के बंथरा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पर आ जाओ प्यारे अभ्यर्थियों। यूपीपी से 2013 में पूछा गया कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? किसमें नगर निगम नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद या फिर बरेली। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका रायबरेली, यानी रायबरेली में आपका नगर निगम नहीं है। रायबरेली में आपका नगर निगम नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करेंगे तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है, नगर पालिका परिषद है रायबरेली में, ठीक है, नगर पालिका परिषद है। उत्तर प्रदेश में पहले 16 आपके नगर निगम थे, बाद में जो है तो 17वां, बाद में कुल मिलाकर 17 जो है तो आपके नगर निगम कर दिए गए। 17वें नगर निगम के रूप में प्यारे अभ्यर्थियों आपका जो है तो शाहजहाँपुर को एक नए नगर निगम की मान्यता दी गई। बहुत सारे नगर निगम है, यानी कि कुल मिलाकर के 17 उत्तर प्रदेश में नगर निगम है, जिसमें आपका कानपुर, झांसी, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे नगर निगम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाए। तो अगला प्रश्न है आपके करंट अफेयर से संबंधित कि हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिसे जिमैक्स 24 के नाम से जानते हैं, कहाँ शुरू हुआ है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गुजरात, योकोसुका, टोक्यो या फिर चेन्नई, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए ये जिमैक्स 24 जापान और भारत के बीच चलने वाला समुद्री नौसैनिक अभ्यास ये योकोसुका जापान में शुरू किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जापान के योकोसुका में 8वां जापान भारत समुद्री नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 24 को शुरू किया गया है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, जिसे JMSDF के नाम से जानते हैं, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और आपके जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के JS युगरी इन जहाज़ों को शामिल किया गया है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों इस जिमैक्स 24 के उद्देश्य की, तो जापान और भारत के बीच जो अंतर संचालन है इस अंतर संचालन को बढ़ाना, साथ ही साथ रक्षा संबंधों को आपस में मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि चंद्रबाबू नायडू हाल ही में किस भारतीय राज्य के CM बने हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो प्यारे अभ्यर्थियों चंद्रबाबू नायडू अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। एन चंद्रबाबू नायडू, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। एन चंद्रबाबू नायडू आपके आंध्र प्रदेश के जो है तो मुख्यमंत्री के रूप में जो है तो हाल ही में चुने गए प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को 12 जून को राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर ने शेष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ दिलाई है प्यारे अभ्यर्थियों। इस शपथ ग्रहण का आयोजन विजयवाड़ा के पास आपके केसरपल्ले नामक क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। केसरपल्ले नामक क्षेत्र में एन चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो इन्होंने कुल मिलाकर के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार आपके जो है तो आंध्र प्रदेश के और 2 बार आपके शेष आंध्र प्रदेश के। वर्तमान में हाल ही में जो है तो 12 जून को इनको भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में इनको शपथ दिलाई गई प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज के सवाल कार्यक्रम में प्यारे अभ्यर्थियों बात करें, जो कल सवाल हमने पूछा था और कल का प्रश्न था हमारा कि राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यान का नाम जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, जिससे उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था प्यारे अभ्यर्थियों? और इसका सही उत्तर है सोयूज T11। सोयूज T11 बिल्कुल सही और फास्ट उत्तर देने वाले हमारे टॉप 5 जो अभ्यर्थी हैं प्यारे अभ्यर्थियों, शीलू विश्वकर्मा, रेशमा, क्षमा, निधि और आकांक्षा, और अंत में सही जवाब दिया है अमित पाल ने। इन सभी सही उत्तर देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों की फाउंटेन ऑफ वेल्थ किस देश में स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ किस देश में स्थित है? चीन, तुर्की, सिंगापुर या फिर थाईलैंड? फाउंटेन ऑफ वेल्थ किस देश में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।